अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीफन कवी की सबसे मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में से जो आदत नंबर 3 है उस पर बात करेंगे। आदत नंबर 3 हमें ये बताती है कि आप कामों की तरतीब इस तरह से लगाएं कि सबसे अहम काम को सबसे पहले करें। स्टीफन कवी हमें गाइड करते हैं कि इंसान को अपने वक्त को तरतीब देते हुए 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो सबसे पहले ये तय करे कि उसके काम इम्पोर्टेंस के हिसाब से कैसे होते हैं, और उसके बाद वो ये देखे कि अर्जेंटली काम करने वाले कौन से होते हैं, फौरी करने वाले और अहम काम, या गैर अहम और फौरी ना करने वाले। इस बात को समझाने के लिए स्टीफन कवी ने हमें एक टेबल बना के दी है। आप टेबल को देखिए। इस टेबल में 4 खाने बने हुए हैं। पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना। और जैसे जैसे हम ये खाने देखते हैं, इसमें हमें जो बात समझ में आती है वो ये है कि एक तरफ उसने कॉलम में हमें बताया अर्जेंट और गैर अर्जेंट, और हमें रो में ये बताया कि अहम और गैर अहम, और अर्जेंट और अहम के साथ ही मिला के उसने ये 4 खाने बनाए हैं। सबसे पहला खाना उन अमूर पर मुश्तमिल है कि जो अर्जेंट भी हैं और अहम भी हैं। इसकी उसने मिसालें भी दी हैं कि ऐसे अमूर जो बहरान को हल करने के लिए होते हैं, इंतहाई अहम नौइयत के जो हैं वो इश्यूज़ हैं, और मुकर्ररा वक्त वाले प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी होता है टाइम पे। उसके बाद उसने दूसरा खाना बनाया। इसमें ऐसे अमूर हैं कि जिसमें आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, जिसमें आपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के बारे में बात करनी है, जिसमें आपने अपने ताल्लुकात को तामीर करना है, जिसमें आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए मौक़े तलाश करने हैं। इसी में आपने प्लानिंग और अपनी तफरीह का सामान भी करना है। इसके बाद वो तीसरे खाने की बात करता है कि जिसमें गैर अहम अमूर हैं। अर्जेंट वो हैं लेकिन गैर अहम हैं। इसकी वो मिसाल दे रहा है कि बाज़ औक़ात आपको बगैर बताए कुछ लोग आ जाते हैं, आपके काम में मुदाखलत करते हैं। बाज़ औक़ात आपको फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं, बाज़ औक़ात आपको ईमेल का जवाब देना पड़ जाता है, ख़तों का जवाब देना पड़ जाता है, बाज़ ऐसी मीटिंग्स में जाना पड़ जाता है कि जो अर्जेंट होती हैं लेकिन आपके लिए ज़्यादा अहम नहीं हैं। इसी तरह से और बहुत सारे फ़ौरी और ज़रूरी काम होते हैं। इसमें वो मिसाल देता है बाज़ औक़ात पॉपुलर नौइयत के काम भी होते हैं कि जो होते तो पॉपुलर हैं, आपके नज़दीक वो अहम नहीं हैं लेकिन अर्जेंट हैं। और इसके बाद वो चौथे खाने की बात करता है कि जिसमें ऐसे अमूर हैं कि जो अहम भी नहीं हैं और वो अर्जेंट भी नहीं हैं। उसमें वो हमें समझाता है कि जैसे गैर ज़रूरी मसरूफ़ियात हैं, इसमें कुछ डाक ऐसी है जो आपको देखनी पड़ सकती है, कुछ फ़ोन कॉल्स आपको लेनी पड़ जाती हैं। ऐसे बहुत सारे अमूर हैं जो आपका वक़्त ज़ाया करने का बाइस बनते हैं। इसमें ऐसे कई अमूर हैं कि जो आपके लिए अट्रैक्टिव तो होते हैं लेकिन उसके लिए आपको फ़ौरी प्लानिंग नहीं करनी होती, और वो आपके लिए गैर अहम भी होते हैं। इस टेबल की मदद से हमें वो ये समझाते हैं कि बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा पहले खाने के अमूर में गुजार देते हैं, कि जो अहम भी होते हैं और फौरी भी होते हैं, और अपने वक्त का 90% हिस्सा जो है वो इस पहले खाने के अमूर को अंजाम देने में गुजार देते हैं। यहाँ वो तीसरे और चौथे खाने की बात करते हुए ये कहते हैं कि ये ऐसे अमूर हैं कि जो या तो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं, या आप इन अमूर को छोड़ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। जो दूसरे खाने के अमूर हैं कि जो अहम हैं लेकिन आपके नज़दीक वो फौरी काम नहीं हैं, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसके लिए वो हमें ये समझाते हैं कि अपनी सारी तवानाई या तवानाई का बहुत बड़ा हिस्सा आप इन अमूर को सर अंजाम देने पर सर्फ कीजिए। यहाँ वो हमें ये भी समझाते हैं कि आप ज़िंदगी में नो कहना सीखिए। आप अगर नो कहना सीख जाएंगे, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जहाँ आपको नो कहनी चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो किसी लिहाज की वजह से या किसी और वजह से या पर्सनैलिटी के अंदर किसी कमी की वजह से या ख़ुद एतमादी में कमी की वजह से नो नहीं कह सकते, जिसका नतीजा क्या होता है कि उनका बहुत सारा वक्त जो है वो ज़ाया होता है। और जब आप किसी काम के लिए नो कह रहे होते हैं तो उसके बदले में एक ऐसा काम आपके ज़हन में होना चाहिए कि वही जो आपका वक्त बचेगा वो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा, या जो दूसरे खाने में जो अमूर हैं उनकी अंजामदही के लिए इस्तेमाल होगा। कि नो आप इसलिए कह रहे हैं कि आप किसी और काम के लिए यस कह रहे हैं। दूसरे खाने के जो अमूर हैं, यानी जो अहम हैं लेकिन आप उन्हें फ़ौरी नहीं समझते, उन अमूर को प्लान करने के लिए
اسٹیفن کوی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ہمیں پورا پروسیجر سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کاموں کے لیے اپنی مینجمنٹ کریں، اور یہ مینجمنٹ آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ آپ جو ہیں اس نے پہلی عادت کے طور پر بتایا تھا کہ آپ پرو ایکٹیو ہیں۔ آپ نے دوسری عادت میں یہ سیکھا تھا کہ انجام کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہاں جب آپ تیسری عادت کی بات کر رہے ہیں اور یہاں آپ نے امپورٹنٹ کام کو سامنے رکھنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی سیلف مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ سیلف مینجمنٹ کے لیے وہ ہمیں جو پروسیجر بتاتے ہیں اس کا پہلا سٹیپ ہے کرداروں کی شناخت، کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے کردار کا تعین کرنا ہے کہ آپ ایک والد کے طور پر یہ کام کرنے لگے ہیں، آپ ایک استاد کے طور پر کام کرنے لگے ہیں، آپ ایک مینیجر کے طور پر کام کرنے لگے ہیں، آپ ایک دکاندار ہیں، آپ کاروبار کے مالک ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس میں بیان کرتے ہیں وہ ہے اہداف کا چناؤ، کہ آپ کے سامنے جو ایم ہے، جو گول ہے وہ کیا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک ایکسرسائز ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے کے لیے ایک پلان کر لیجئے، اس ہفتے میں اسے آزما کے دیکھیے، اور اگر اس میں کامیابی ہوئی تو بعد میں آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو بات وہ ہمیں کہتے ہیں وہ ہے شیڈول بنانا، کہ پورے ہفتے کا آپ شیڈول بنا لیجئے، آپ روزمرہ کا ایک شیڈول اس میں بنا لیجئے، آپ یہ طے کیجئے کہ آپ نے ہر روز کس وقت پہ کون سا کام کرنا ہے۔ یہاں وہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں یہ بھی سیکھیے کہ آپ اپنا کام دوسروں کو اسائن کر دیا کریں۔ یہ کام بعض افراد کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنا کام کسی دوسرے کو بتانے کے بجائے، اس کو سمجھانے کی بجائے یا اس کی ٹریننگ کرنے کے بجائے میں خود زیادہ اچھے طریقے سے کر لوں گا، لیکن یہاں وہ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو کام اسائن کرنا، ان کو ڈیوٹی اسائن کرنا بھی سیکھیے۔ اور یہاں وہ جو ڈیلیگیشن آف ورک کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے انہوں نے بتائے ہیں، ایک ہے گوفر ڈیلیگیشن اور دوسری ہے اسٹیورڈشپ ڈیلیگیشن۔ گوفر ڈیلیگیشن کو وہ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ پورے کام کا طریقہ جو ہے اپنے کسی ماتحت کو یا کسی دوسرے شخص کو سمجھا دیجئے، اسے آپ بتائیے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرے، اس طرح سے کرے، یہ سٹیپس اٹھائے، اور جب وہ مکمل ہو جائے تو وہ پھر رپورٹ بیک کرے۔ جبکہ اسٹیورڈشپ میں کیا ہے کہ آپ دوسرے کو پورا اختیار دے دیں، اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا راستہ متعین کرے گا، وہ اپنی مرضی سے طے کرے گا کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ آپ اسے بس اتنا بتا دیجئے کہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے، وہ آپ کو رزلٹ دے دے گا اور اس کا طریقہ کار وہ خود طے کرے گا۔ یہ پورا طریقہ کار بڑے اچھے چارٹ بنا کے اسٹیفن کوی نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھی تیسری عادت۔ ان تین عادت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی جو انسان کی ذاتی فتح تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم جائیں گے چوتھی عادت کی طرف، اور وہ انٹر ڈیپینڈنس کا جو ایریا ہے اس سے ریلیٹڈ ہوگی۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔